अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बिनाई के आलमी दिन से मुतालिक, जो कि हर साल अक्टूबर की दूसरी जुमेरात को मनाया जाता है। जैसे कि आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि फिर हमारी बिनाई में कमी वाक़ई हो जाती है, कौन से आंखों के ऐसे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी जो आंखें हैं, जो बिनाई है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। जैसे कि नाबीनापन की अगर हम बात करते हैं, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और इन तमाम मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं उनकी देखभाल से मुतल्लिक आगाही फैलाना इस दिन का मकसद है। हमारी आंखों के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जिस्म के अग़ज़ा में से जो सबसे अहम इसे माना जाता है, क्योंकि ये हमें पूरी दुनिया से मुतारिफ़ करवाते हैं। लेकिन हमारी आंखें भी हमारे जिस्म का सबसे ज़्यादा हसास हिस्सा है और इसीलिए इसका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंखों का जो मामूली सा मसला है वो ना सिर्फ बिनाई को कमज़ोर कर सकता है, बल्कि बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर अंधेपन का सबब भी बन सकता है। आम तौर पर जब हम डॉक्टर से बात करते हैं तो वो हमें यही बताते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को अपनी आंखों की जो टेस्ट हैं वो लाजमी तौर पर करवाने चाहिए। और गौरतलब यह है कि आमतौर पर 40 साल की उम्र के बाद से ही बिनाई में हल्की सी कमज़ोरी भी आ जाती है, और साथ ही साथ बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत सी ऐसी बीमारियां भी हैं जैसे ग्लूकोमा है या काला मोतिया है। ऐसी बीमारियों का खतरा ज़रा बढ़ जाता है, तो इसका चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंखों का जो बाकायदा मुआयना है वो ना सिर्फ बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको करवाना चाहिए, बल्कि जो छोटे बच्चे हैं वो आजकल इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जितना गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जितना स्क्रीन टाइम आजकल बच्चों का है, तो आम तौर पर जो छोटे बच्चे हैं वो हमें शिकायत करते दिखाई देते हैं मुसलसल सरदर्द के हवाले से, और वो आंखों के मसले को नहीं समझते हम लोग। और जो घर वाले हैं, हम देखते हैं फिर बच्चे घर वालों को भी उस तरह से नहीं बताते क्योंकि वो गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जो आंखों का बाकायदा चेकअप है वो मेरा ख्याल है ज़रूर होना चाहिए, ताकि बच्चों में आंखों में पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उनके बारे में वक्त से पहले ही इस हवाले से पता लग जाना चाहिए। तो ये आज का जो दिन है, इसकी इंपॉर्टेंस इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। आगाही फैलाई जाती है ताकि इन तमाम मसाइल पर किस तरह से काबू पाया जाए, क्योंकि हमारे हम देखते हैं हम टेस्ट की तरफ नहीं जाते, हम डॉक्टर्स की तरफ नहीं जाते, हम घरों में टोटकों का इस्तेमाल करते रहते हैं जो कि कई बार नुकसानदेह भी साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून करार, दरख्वास्तें मुस्तरद। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का सफर शुरू, और अनार के हैरान करने वाले फवाइद। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। अक्टूबर की 12 तारीख है और लग ऐसा ही रहा है कि सर्दी की आमद के दिन आ चुके हैं। मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। 2 दिन पहले जब बारिश हुई तो रात का मौसम तो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है, और अब मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर मज़ीद बारिशों की इत्तला भी है कि ये बारिशें सर्दी का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने भी इस बात को कन्फर्म किया है कि मुल्क में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल हो रहा है, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मगरबी हवाओं का ये सिस्टम 16 से 21 अक्टूबर तक मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है, और ये सिस्टम ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हो सकता है। इस सिस्टम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें और सवात, मरी, ज़िला शांगला समेत जो शुमाली इलाके हैं उसमें बर्फबारी का भी इम्कान है। जनूबी सिंध में भी इस सिस्टम के कुछ असरात रहेंगे, जिसके बायस कराची में भी उम्मीद है कि हल्की बारिश का इम्कान है। दूसरा जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है वो मौसम सरमा में मुल्क पर असरअंदाज होगा, जिस दौरान मामूल या फिर मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान का इजहार भी किया जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। सरफराज, प्रिया, आपके वक्त के लिए जिन बारिशों के मुताल्लिक बताया गया है उनकी शिद्दत कैसी होगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, उतनी बहुत ज़्यादा शिद्दत की बारिशें नहीं होती इसमें विंटर सीजन में, और ख़ासकर अभी तो विंटर की एक तरह से विंटर क्या बल्कि ऑटम चल रहा है। तो इसमें कुछ एरियाज में आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं, जैसे केपी के कुछ इलाके वो जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, क्योंकि उधर से वेस्टर्ली वेव दाखिल होती है। अमूमन तो चतराल हो गया या एक्स फाटा के जो रीजन है वहाँ पर कुछ एरियाज़ में आइसोलेटेड जगहों पर कुछ हैवी फॉल्स हो सकते हैं। दीगर जगहों पर तो मॉडरेट ही बारिश है, दरमियानी शिद्दत की बारिश है। लेकिन ये कि अच्छा स्पेल हो जाएगा बारिश का। 1 या 2 स्पेल हैं अक्टूबर में, दो एटलीस्ट कम अज़ कम जो बकिया दिन है इनमें। तो ये जो करंट आने वाला स्पेल है 13 या 14 तारीख से कह लें आप, 14 की मॉर्निंग से या 13 की लेट नाइट से कुछ एरियाज़ में शुरू हो सकता है, और ये फिर तकरीबन पूरे पंजाब के बेशतर हिस्सों में, बलूचिस्तान के शुमाली और शुमाल मशरकी
जो अजला हैं वहाँ पर, केपी के बेशतर इलाकों में, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, इन तमाम एरियाज़ में अच्छी बारिश मुतवक्की है। और ज़ाहिर है कि जब वेस्टर्ली वेव आती है और इसके विंटर सीजन से पहले भी होता है कि जो आपके बुलंदोबाला पहाड़ हैं, जैसे बाबू सर टाप हो गया, उधर दीर की तरफ, दीर और चतराल के दरमियान लवारी टाप हो गया, तो ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्की है इसके इस स्पेल के नतीजे में। ठीक है सरफराज साहब, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सर्दी का आगाज हो चुका है, और जिस तरह बारिशों को हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो आने वाली बारिशें हैं, सर्दी के मौसम का आगाज फिर इन्हीं से हो जाएगा? देखिए सर्दी तो वैसे आपको पता है कि शुमाली इलाका ज़्यादा जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, खासकर केपी के पहाड़ी इलाके और इस तरह से बलूचिस्तान के शुमाली इलाके जो है उसमें कोयटा आ जाता है, कल्लात आ जाता है, जो सतह समुद्र से ज़्यादा बुलंद इलाके होते हैं, वहाँ पे तो रात की सर्दी अब एक तरह से शुरू हो चुकी है। यानी पिछले दिनों से ही कल्लात का टेम्परेचर और कोयटा का भी 1-2 दिन में हुआ कि सिंगल डिजिट में आ गया था, लेकिन आने वाला जो स्पेल है उसके बाद फिर कुछ उसमें इजाफा हो सकता है सर्दी में, खासकर रात की सर्दी में। दिन में तो इतना नहीं, लेकिन रात की सर्दी में इजाफा हो जाएगा। उसमें केपी के बेशतर इलाके और बलूचिस्तान के शुमाली और शुमाल मशरकी इलाके हो गए, इसी तरह से शुमाली पंजाब जो है उससे ऊपर का जो जितने एरियाज हैं वहाँ पर सर्दी फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा बर्फबारी स्पेसिफिकली बताइएगा कि किन किन इलाकों में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि और ट्रैवलर जो टूरिस्ट हैं उनके लिए इस हवाले से क्या एडवाइजरी है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम। उसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि केपी के जो उसमें हैं शुमाली इलाका जाते हैं, यानी उसमें स्वात के इलाका, जाहिर है कि कालाम हो गया, और दूसरा मदियान उधर का इलाका है, इसी तरह से चतराल साइड पे दीर चतराल, और पंजाब की बात करें तो मरी साइड पे कुछ हो सकती है कहीं ना कहीं स्नोफॉल, और उधर गिलगित बल्तिस्तान में तो खैर ज़्यादा जो ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला स्कर्दू में खासकर, और दूसरे इलाकों में, और इसी तरह से कश्मीर में नीलम वैली वगैरह में उधर भी बर्फबारी हो सकती है। तो टूरिस्ट जब भी जाएं तो उनको उससे पहले वेदर एडवाइजरी देखते हुए जाएं कि कितनी शिद्दत का मौसम है, कितना शिद्दत का स्पेल है, उसमें किन किन दिनों में गैप्स हैं, उसको फॉलो करते हुए जाएँ तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। ठीक है, और ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है ये कराची पर कितना असरअंदाज होगा? कराची में कब से वेदर तब्दील होगा? कराची पे तो देखिए कोई इतना खास असरात उसके नहीं है। सेंट्रल सिंध से ऊपर यानी नवाबशाह से ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें नवाबशाह, सक्खर, लाड़काना, दादू, और उधर कम्बर शदादकोट हो गया, और ईस्ट की तरफ सांगड़ और मीरपुर खास वगैरह तक, उधर कोई कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश मुतवक्की है। कराची में हो सकता है बूंदाबांदी या कोई हल्की फुल्की बारिश हो जाए 15 या 16 या 17 तारीख को, 2 दिन इम्कान हो सकता है। लेकिन सेंट्रल सिंध से ऊपर का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं में चूंकि वही वेस्टर्ली वेव अमूमन सिंध को टच करती हुई जाती है, तो सेंट्रल सिंध से अबव यानी नॉर्थ की तरफ जो इलाके हैं वही नवाबशाह से ऊपर के डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और लाहौर के हवाले से भी बताइएगा, लाहौर में बारिश का कितना इम्कान है अभी? लाहौर में भी अच्छा खासा इम्कान है, खासकर 15 तारीख को, मेरे ख्याल में 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2 से 3 दिन का एक तरह से ये जब तक वेव गुजरेगी नहीं तो उसमें ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। 14 की रात को हो सकती है, 15 की सुबह, और फिर आगे 16-17 तक वक्फे से। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून के मुताबिक करार देते हुए अब इसके खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं, और ये अक्सरियती फैसला जजेस के 10-5 के तनासुब से सुनाया गया है, जिसमें 10 जजेस ने हक में और 5 ने मुखालफत में फैसला दिया है। चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा कि बेंच के 5 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा ने इख्तलाफी नोट दिया है। अभी ये मुख्तसर फैसला दिया जा रहा है, और जो तफसीली फैसला है वो इस हवाले से बाद में सुनाया जाएगा। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से करने के शिक गैर आइनी करार दे दी है, और इससे मुतालिक शिक 8 जजेस की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दी है। ताहम आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। अदालत ने फैसला दिया है और ये कहा है कि 6 और 9 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आइनी करार दिया जाता है।
अपील का हक माजी से देने की हिमायत करने वालों में चीफ जस्टिस, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल थे। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर माहिर कानून जहांगीर जदून ने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर साहब, आपके वक्त के लिए जो फैसला लिया गया है, आप इसकी तवक्को कर रहे थे और ये फैसला इस वक्त मुल्की सियासत पर कितना असरअंदाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इस फैसले की प्रेडिक्शन करना तो मुश्किल थी क्योंकि ये फुल कोर्ट थी। माजी में आपने देखा है जो ही बेंच बनते थे तो इसी पे तो इस वजह से ही तो ये एक्ट बनाया गया था कि लाइक माइंडेड जजेस के जो बेंच बन रहे थे उसकी एक इस्तिलाह बहुत मशहूर हो गई थी। और जो आपके मीडिया के कोर्ट रिपोर्टर जो चैनल्स के वहाँ पे मौजूद थे, या वो वकला जो वहाँ पे रेगुलर जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या जो लोग उसमें कोई दिलचस्पी रखते थे, उनको पहले से ही पता हो जाता था कि कौन सा फैसला आएगा, इसमें कितने जज जो है वो डिसेंट करेंगे, या मतलब एक प्रेडिक्शन हो जाती थी और 90% वो ठीक होती थी। तो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए और एक उन्होंने कहा जी कि जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है वो बजाय चीफ जस्टिस के 3 मेंबर कमेटी बनाया ताकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और पब्लिक जो कॉन्फिडेंस है और ट्रस्ट ऑफ द पीपल है वो सुप्रीम कोर्ट पे बहाल होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चल जाए कि जी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो इसमें बहुत हद तक जो है ये इस तासुर को ज़ायल करने के लिए ये फिर एक्ट बनाया गया। तो आप सुप्रीम कोर्ट के 10-5 से उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट की ये पावर है कि वो इस तरह का कानून बना सकती है और एक पार्लियामेंट की बालादस्ती को एक्सेप्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे सकती है और कोई ऐसा कानून बना सकती है जो मतलब है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या उसके अगेंस्ट ना हो, तो फिर वो ठीक कानून हो सकता है। ठीक है, लेकिन जहांगीर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि माजी में जो मिसालें हम देखते रहे हैं और माजी के उस तासुर को ज़ायल करने की जो कोशिश चीफ जस्टिस ने की है, हम देख रहे हैं सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं कि मनपसंद जजेस का बेंच नहीं बनाया गया, फुल कोर्ट को बिठाया गया। ये बहुत अहम फैसला था जिसको लेने के लिए ये किया चीफ जस्टिस ने, लेकिन फिर कल उन्होंने खुद ही कह दिया कि फुल कोर्ट बनाना फिर मेरी गलती थी। क्या फिर कोई और फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस हवाले से, जिस तरह से पुराने केसेस के रिव्यू के हवाले से मैं बात कर रहा हूं? नहीं, वो उन्होंने इस सेंस में कहा है कि देखें वो चाहते थे कि ये जो आर्गूमेंट्स हैं, क्योंकि फुल कोर्ट जब होती है तो दूसरे केस जो है सफ़र करते हैं, तमाम जजेस जो है वो एक कोर्ट में बैठते हैं, तो बाकी जो आम पब्लिक के केस होते हैं या बड़ी इंपॉर्टेंट केस भी जो है जिस तरह टैक्स मैटर होते हैं, कमर्शियल है या मर्डर रेफरेंस होते हैं, वो रह जाते हैं। तो उस निस्बत से उन्होंने कहा जी कि इन आर्गूमेंट को कंक्लूड करें और ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें। तो फिर उन्होंने इस सेंस में कहा कि ये जो फुल कोर्ट बनाई है तो उसमें क्योंकि क्वेश्चन की भरमार आ रही थी एक तरफ से दूसरी तरफ से, तो वो जो वकील आर्गूमेंट कर रहा था उसको आगे चलने नहीं देते। उस तनाजुर उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अभी भी इस फैसले में आप समझते हैं कोई भाव मौजूद है, मजीद तशरीह की जाएगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हवाले से, क्योंकि 2 केसेस बड़े अहम डिस्कस हो रहे थे। जिस तरह से नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, जहांगीर तरीन के हवाले से बात की जा रही थी उनकी नाअहली से मुताल्लिक, तो आपको लगता है अभी तशरीह होनी बाकी है? नहीं, देखें, जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था ना वो उन्होंने एक मतलब जो ये लॉ बना था तो उस वक्त भी ऐसे कोई मतलब फुल डिबेट या ऐसा हेल्दी डिबेट जो है पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है बहुत कम होती हैं। पार्लियामेंटेरियन जो है वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते ज़्यादातर लॉ मेकिंग में। तो उसमें इन्होंने एक ओपन एंडेड रख दिया था कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यानी कि जो इसका इतलाक होगा कानून का वो किस तारीख से होगा, तारीख दी थी, तारीख इसमें मौजूद ही नहीं थे कि 1980 से आगे वाले केसों में होगा, 90 से आगे वाले केसों में होगा। तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने ठीक किया है कि इसको कोई क्योंकि डेट पार्लियामेंट ने स्पेसिफाई नहीं की थी, उनको करनी चाहिए थी। वो अगर कर देते डेट स्पेसिफाई जी कि 2020 से होगा, 2010 से होगा, 2018 से होगा, तो उन्होंने नहीं की। तो उन्होंने कहा जी अब जो भी अपील का राइट होगा वो इस एक्ट के नाफिज़ अमल होने के बाद होगा, यानी कि अप्रैल में आया था तो उन्होंने फिर जो है कहा जी कि इस एक्ट के नाफिज़ अमल के होने के बाद जो है वो राइट टू अपील जो है वो मौजूद रहेगा। ठीक है, अच्छा, जिस तरह जिन 5 जजेस ने इस फैसले की मुखालफत की है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने मुतमईन हैं? जिस तरह से दौरान समाज जो सवालात हुए उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। ये देखिए, अब हर जज की अपनी विजडम होती है और अपना एक होता है कि जी अब ये जो जज थे उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट जो है क्योंकि एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है तो उन्होंने एक लेजिस्लेशन कर दी है और इसमें ज़्यादा फोकस यही था कि उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट की जो अख्तियारात थे उनको कम नहीं किया, बल्कि एक जो शख्सी अख्तियारात जिसको आप कहते हैं कि डिस्क्रिशन ऑफ
पावर एक बंदे के पास थी, उसको थोड़ा सा उन्होंने कमेटी उन्हीं जजों के बस सुप्रीम कोर्ट के पास ही इख्तियार है, लेकिन उनका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया। अब ये तो नहीं कहा कि एक कमेटी बना दो जिसमें एक चीफ जस्टिस हो, वो दूसरे 2 फेडरल सेक्रेटरी उसमें डिसाइड करेंगे, तो फिर तो आपको पता है ना, कहते कि जी अब उन्होंने कहा है एक चीफ जस्टिस 2 सीनियर जज, तो ये अच्छा है मेरे ख्याल में। सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को उन्होंने कहा, इसमें सिर्फ ये एक इशू जो था, वो सारे लोग इस कानून को नहीं कह रहे थे, वो ये कहते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं, राइट ऑफ अपील है, वो एक आईनी तरमीम के जरिए होना चाहिए, एक सिंपल लॉ के जरिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आर्टिकल 191 जब हम देखते हैं तो पार्लियामेंट का जो हक है कानून साजी का, आर्टिकल 191 उसे खत्म नहीं करता। पार्लियामेंट ने अदलिया को आजादी इस हवाले से दी है, लेकिन साथ ही साथ जो उनका अपना हक है कानून साजी का, वो भी खत्म नहीं किया उन्होंने। नहीं, वो तो अभी कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी जो पार्लियामेंट जो है हमारे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसको भी उस पर भी कानून साजी कर सकती है। अगर ये कानून जो है वो पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती और कानून को तमाम जो है 10-5 या जितनी मेजॉरिटी अगर अल्ट्रा वायरिस करा देती, तो फिर पार्लियामेंट पे कदगन लग जाती थी कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं, केस किस तरह फिक्स होंगे, बेंच किस तरह बनेंगे, वो उस पर मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन मेरे ख्याल में अब भी ये इस तरह पार्टिकुलर इंटरफेरेंस नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। अब जो 3 रुकनी कमेटी बनेगी, ये उसकी विजडम होगी कि जी कौन से केस आपने प्रायोरिटी पे रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, कौन से केस लगाना है। तो बजाय आपने देखा है ना, इस पावर को मिस यूज किया गया है। पीछे जो चीफ जस्टिस साहबान गुजरे हैं, आपको ऐसी मिसाल मिलती है कि अदिका ओडो के खिलाफ जो है सू मोटो लिया गया, तो किस बात पे वो आपके सामने है। 11 साल उसने उस केस को सफर किया है। तो अब देखें ना, एक छोटी सी बात पे अगर आप एक हवलदार और एसआई लेवल का केस है, उसको सुप्रीम कोर्ट सू मोटो ले ले, तो फिर उस पर तो आप कह सकते हैं ना कि उसकी पावर मिस यूज होती रही है। तो बाद में फिर ऐसे स्टील मिल का केस देखें, रेको देखें, तो बाज ऐसे फैसले हैं जिन्होंने इस मुल्क की कानून को भी बहुत जिनका खुमियाजा बिल्कुल हमने भुगता है। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा तासुर जो परसों की समाअत में सामने आया था, वो बेंच में तकसीम को जाहिर कर रहा था। आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना सुप्रीम कोर्ट के लिए दुरुस्त है? ये देखें, बेंच की तकसीम का ये तासुर नहीं होता, डिसेंटिंग नोट, यही तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि आपने पूरी कोर्ट बैठाई है, उसमें आपको जो जजेस साहबान जो है उनका एक नुक्ता नज़र है वो भी आप रिकॉर्ड पे लेके आए। ये सबसे बड़ी बात है। इसकी जो उसन है या उसकी जो खूबी है या उसका एक जो प्रिंसिपल है, ये नहीं आप एक जज को उस बेंच के अंदर बैठाई ना कि इसके खिलाफ मुख्तलिफ है, फिर तो आपने वही तो मतलब है कि डिक्टेटोरियल पावर लेना चाहते हैं आप। मुझे पता है कि मेरा जो कुलीग है उसके पास इतनी पावर है जितनी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास इसको बिठाने की पावर है, मैं इसको साथ नहीं बिठाता कि मेरे ख्यालात से एग्री नहीं करता। इस तरह का फिर आप एक इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकती, उसके अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सामने नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा ओपिनियन तो सामने आ गया है, लेकिन फैसला तो जो आपको पता है अदालत के अंदर अगर 3 जज हों तो 2 जो जिधर फैसला करेंगे वही फैसला एक्सेप्टेबल होता है, वही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है। तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो मेजॉरिटी 10-5 या फिर 9-6 कर लें या 8-7 कर लें, उनके जो भी फैसले हैं वही जो है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, वही लॉ कंसिडर किया जाए। ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह एक्ट के माजी से तलाक के शक है वो 8-7 से मुस्तरद कर दी है, और हम देख रहे हैं कि उस अक़लियती फैसले में अब चीफ जस्टिस खुद भी हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक अब माजी से नहीं होगा, तो फिर जो तमाम सियासी जमातें हैं अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार हैं। कल इस फैसले के बाद जितनी भी डिबेट्स हुई उसमें फिर हम ये देख रहे हैं। नहीं, आप देखें, माजी का अगर ये कर देते कि जी माजी का करें, तो फिर उसके अंदर ये डिटरमिन करना बहुत मुश्किल हो जाता कि कहाँ से शुरू करें, कि जब से आइन बना है उससे शुरू करें, फिर कौन से केस खोलें कौन से ना खोलें। फिर वो एक दफ़ा मतलब ये भी बहस हुई कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवर बर्डन हो जाएगी, फिर सारे केस आ जाएंगे। अब फिर इसमें वो भी केस हैं जो ऑलरेडी रिव्यू हो चुके हैं, फिर उनमें आया अपील दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी एक ऑप्शन आपने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज कर लिया है। तो वो फिर किस तरह होंगे? अगर आपने एक ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो उसकी लिमिटेशन किस तरह होगी? तो ये इसमें ये बहुत बड़े इशू आ सकते थे। तो ये उन्होंने फिर एक उनकी विजडम अप्लाई की है कि जी एक और फिर ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि जी पर्सन स्पेसिफिक है, जिन लोगों को नहीं पता था वो ये समझ रहे थे, ये दूसरी पार्टी जो थी, कि जी ये गवर्नमेंट ने ये मियां नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन को या इस तरह के लोगों को फ़ायदा देने के लिए किया। हालांकि ये बात नहीं थी, उन्होंने अपनी जो जजमेंट थी उसका रिव्यू भी एक्सरसाइज कर लिया था। और ड्यूरिंग द हियरिंग ये बात भी आई थी कि जिन लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज कर लिया है वो इस लॉ के तहत अपील कर ही नहीं सकते, ये बात भी हुई है। तो वो लोगों को थोड़ा मिसकंसेप्शन थी कि पता नहीं उन्होंने अपने लिए ये लॉ बना लिया है।
तो चलो वो मिस ठीक है। जहांगीर साहब, साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब पर हमने देखा बड़ी तनकीद होती रही कि मर्जी का बेंच वो बिठाते रहे, मर्जी के फैसले लेने के लिए। अब काजी फाजीसा साहब ने इस तासुर को ज़ायल करने की भरपूर कोशिश की है। पहले केस में फुल कोर्ट बनाया गया। इस कानून में हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने जो अज़खुद नोटिस का इख्तियार है, अपने इख्तियारात उन्होंने महदूद किए हैं। बेंचों की तश्कील के हवाले से देखें, अज़खुद नोटिस के फैसले को देखें। अब ये फैसला एक फर्द वाहिद नहीं करेगा, एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस हैं, 2 सीनियर तरीन जजेस हैं। आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल के लिए ये कानून कितना फायदेमंद साबित होगा? ये देखें, आपको जो अभी करंट चीफ जस्टिस साहब काजी फाजीसा साहब, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आज दिन तक देखें कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, ये बहुत कम होता है कि वो अपनी पावर जो है वो डाइल्यूट करे। वो कहते हैं जी मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो 2 मेरे साथी हैं वो भी इसमें शरीक हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो देखें ना समझ आने वाली बात है कि उन्होंने माजी के जो जजेस साहबान, चीफ जस्टिस साहबान थे, उनके साथ जो जज बैठे थे, अगर वो डिफरेंस था, पहले तो वो बेंच में ऐसे जज बिठाते थे जो बिल्कुल बात ही नहीं करें और उनकी हाँ में लाएं। मतलब डिसेंटिंग तो दूर की बात है, ओपिनियन ही उनके कुछ ऐसी क्वेश्चन ही ना करें जो उसके अगेंस्ट लगता हो, ऑब्जर्वेशन ही ना दें। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात थी कि हमने देखा फुल कोर्ट में जजेस ने क्रॉस क्वेश्चन भी किए, काउंटर क्वेश्चन आए, काउंटर आंसर आए, कोई तो बाज़ लीडिंग क्वेश्चन भी इस तरह के थे। तो इसमें उन्होंने बर्दाश्त किया और अच्छी तरह कोर्ट को चलाया और फुल कोर्ट बिठाई 8 साल के बाद। तो पहले तो ये था कि जो अपने एक चाय की प्याली पे एक टेबल के पर जो है वो भी फुल कोर्ट जो है चीफ जस्टिस जो है फुल कोर्ट मीटिंग भी नहीं बुला सके थे। तो इस तरह वो एक मेरे ख्याल में अपनी एक कैप्टन एज ए लीडर जो है सुप्रीम कोर्ट वो लीड करने में काफी हद तक कामयाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर माहिर कानून जहांगीर जदून हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, अब हैं और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब भर में हेलमेट इस्तेमाल ना करने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर 2000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म भी अब जारी किया है। अदालत की जानिब से अब यह हुक्म दिया गया है कि LDA आइंदा कोई प्रोजेक्ट अदालत की इजाजत के बगैर शुरू नहीं करेगी। LDA तरक्याती मंसूबों के लिए महकमा माहौलियात से भी इस हवाले से हिदायत लेगा। अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे में घरों में गाड़ियां धोने वालों, ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग पर 5000 रुपये जुर्माने का हुक्म भी इस हवाले से दिया गया है। जबकि जो मुतल्लिका हुक्काम हैं उनको इस हवाले से हिदायत की गई हैं कि शहर में मजीद जंगल लगाए जाएं, पुराने दरख्तों को महफूज करने के लिए भी इकदाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस हवाले से फैसले के मुताबिक काला धुआं छोड़ने वाले जो भट्टे हैं उनके खिलाफ मुतल्लिका अफसरान कार्रवाइयाँ करें और रिपोर्ट करें। भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना करने वाले जो अफसरान हैं अब उनके खिलाफ भी इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी और इस पर काफ़ी सख्ती बरती जाएगी। जिस तरह से फैसला लिया गया है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं अगर वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन पर 2000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। जब हम आम आवाम से इस हवाले से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हम पर हर तरफ से सिर्फ बर्डन डाला जाता है और कोई मस्बत इकदाम नहीं किए जाते। लेकिन शायद ये एक मस्बत फैसला होगा क्योंकि हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आए रोज़ हम देखते हैं कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें बहुत लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और तो जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का एक तहरीरी हुक्म भी इस हवाले से अब जारी कर दिया गया है जो हम सबके सामने आ चुका है और जो तमाम अफसरान हैं उनको पाबंद किया गया है कि वो इस हवाले से कार्रवाइयाँ की जाएँ। आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने देखा है कि एक स्कूल बनाया गया है, उस हवाले से शराज अहमद शराजी ने एक रिपोर्ट रेडी की है, वो आपको दिखाते हैं। मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के आखिरी गांव यानी इंडियन और पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल साथ और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। और मैं एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ कि जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको इल्म की नूर से जो है मुनव्वर कर रहे हैं। लेकिन ये एक तारीखी साइन बोर्ड है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल थरोटी जो कि अब्बासपुर पूंछ हल्का 1 में जो है स्कूल वाक़ है जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये साइन बोर्ड जो है इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरह जो इंडियन फौज है, जो इंडिया के फौज है जो कि तालीम के दुश्मन है, तालीम के मुखालिफ है और ही गोली जो है इस बात की जो है वो निशानी है कि उनकी तरफ से जब यहाँ पर फायरिंग की गई तो एक गोली इस साइन बोर्ड पर भी लगी है। और इस साइन बोर्ड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह उनके जुल्म बर्बरियत का सिलसिला यहाँ पर जारी है। चूँकि ये स्कूल बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है तो लम्हा बलम्हा उस साइड से फायरिंग का भी सिलसिला जो है वो शुरू होते हमने देखा भी है। गवर्नमेंट
इंडियन बॉयज़ हाई स्कूल अब्बासपुर में इस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल मेरे सामने अगर आपको कैमरे में दिखा सके तो ये इंडियन बॉर्डर है, बिल्कुल बॉर्डर के सामने जो है ये स्कूल है। और वहाँ से जब फायरिंग होती है तो यहाँ के जो बच्चे हैं मुतासर भी होते हैं। जिस तरह हमने प्रिंसिपल से बात की, उनका भी ये कहना था कि कई दिन जो है जब यहाँ पर फायरिंग होती है तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ स्कूल नहीं आते। उनकी जो एजुकेशन सरगर्मियाँ हैं, जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, मुतासर भी जो है वो यहाँ पर हो रही है। स्कूल को बने काफ़ी अरसा जो है वो हो गया है, लेकिन अभी तक जो यहाँ के मसाइल हैं वो झुके तू है। अभी तक हुकूमत की जानिब से इनके मसाइल पर जो है कोई खातिर ख्वाह तवज्जो जो है वो नहीं दी गई। डर लगता है आपको जब फायरिंग वहाँ से होती है? जी थोड़ा थोड़ा लगता है। तो देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और डर और खौफ भी यहाँ पर है। जाहिर बात है कि बच्चे जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल है, सामने इंडियन फौज है तो इनको मसाइल का भी सामना है। मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको इस स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाए कि किस हालत में ये बच्चे यहाँ पर इल्म के नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। बिल्कुल लगता है कि स्कूल है ही नहीं, यानी हम किसी ऐसी जगह पर आए हैं कि जहाँ पर स्कूल का नाम निशान तक नहीं है। जो फर्नीचर है वो भी आपके सामने है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपके सामने है। ये ब्लैक बोर्ड है, इनको भी आप देखें जो कि हुकूमत की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है कि किस तरह यहाँ पर जो है तालीम के हवाले से जो हुकूमत है वो किस तरह काम कर रही है। जिस इमारत पे या जिस बिल्डिंग पे हम यहाँ पर खड़े हैं ये भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये MTBC जो कि यहाँ की एक कंपनी है उनकी तरफ से इस स्कूल को जो है मुहैया किया गया है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। हुकूमत की अदम दिलचस्पी, अदम तवज्जुही का ये आलम है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो क्लास 10 की, क्लास 6 की, क्लास 7 की बच्चियाँ हैं, वो यहाँ पर तालीम का मुतालबा कर रही है। वो यहाँ पर ये मुतालबा कर रही है कि उनके पास लेबॉर्ट्री नहीं है, उनके पास जो है कंप्यूटर लैब तो है लेकिन कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने के टीचर नहीं है, असातिज़े कराम नहीं है। स्कूल की जो अब तक सूरत हाल है हमने आपको दिखाई कि किस कंडीशन में, किस सूरत हाल में ये बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और जब हम इन बच्चों से बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में एक रोशनी थी, एक चमक थी और वो चाह रहे थे कि उनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो। वो चाहते हैं कि वो यहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़े, मुल्क का नाम रोशन करे, मुल्क के लिए, मुल्क की दिफा के लिए, इस्तेहकाम के लिए, सलामती के लिए कुछ कर दिखाए। लेकिन ज़ाहिर बात है जब बच्चे पढ़ना चाह रहे होते हैं तो उनको वो माहौल भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो एजुकेशन जो है बेहतर अंदाज में अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखे। तो ये काफ़ी खुशाइन बात है कि जो तलबा तालिबात है वो चाहते हैं कि वो पढ़ें। सवाल यहाँ पर मैं छोड़ूंगा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पर के आप देखें, अपनी कारकर्दगी को देखें। ये स्कूल जो है आपकी कारकर्दगी का जो है मुँह बोलता सबूत है और किस तरह यहाँ पर ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं हमने देख भी लिया। अब इस अमल की ज़रूरत इस अमल की है कि आप भी जो है नज़रसानी करें और इन बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल जो है वो देने की एक तक दो जो टीचर यहाँ पर कर रहे हैं इनका भी जो है वो आप हाथ पाँव बने और इनको भी आप सहूलियात जो है वो सहूलियात से आरास्ता करें। आज़ाद कश्मीर के गाँव पूंछ से शिराज अहमद शिराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे जहां सियासी पार्टियां एक एक करके इलेक्शन मुहिम शुरू करती दिखाई दे रही हैं और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन मुहिम में शामिल हो चुकी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इस हवाले से कहना है कि मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं, कारकुन इस हवाले से तैयारी कर लें। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेकर दुश्मनों को बताएंगे कि ये शहीदों की पार्टी है। साथ ये भी कहा कि इलेक्शन में मुखालिफों को बदतरीन शिकस्त भी देंगे। उधर मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। साथ आपको ये भी बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने ख़त लिखकर मरीम नवाज को खिताब की दावत दी है, जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत शोर नज़र आ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में खिताब कर चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुँच चुके हैं और यूँ उनके पाकिस्तान वापसी के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। नवाज शरीफ हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे, जहां मुस्लिम लीग नून के कारकुन साबिक वज़ीर आज़म को एवन फील्ड से अलविदा कहने पहुंचे। और इत्तलात ये हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंचे हैं। सऊदी अरब में तकरीबन वो 1 हफ़्ता क़याम करेंगे और इसके दौरान नवाज शरीफ की आला हुक्काम से मुतअद्दिद मुलाकातें भी तय हैं।
सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे और फिर वहां 3 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की दुबई में भी मुतअद्दिद मुलाकातें तय हैं। प्रोग्राम के मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे और ये खुसूसी परवाज़ दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी लंदन से अज़हर जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापसी के सफ़र का आगाज़ हो चुका है, अब वो बातें भी ख़त्म हो चुकी हैं कि शायद इस मरतबा वो तारीख देकर आएंगे या नहीं आएंगे। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी के सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और गुज़िश्ता रोज़ लंदन से उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया जब बेबलफील्ड हाउस से वो रवाना हुए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर। और लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल खुसूसी तौर पर एयरपोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने नवाज शरीफ को रिसीव किया और वहां से अलविदा कहा। ये कहना गलत न होगा कि गुज़िश्ता पौने 4 साल में नवाज शरीफ ने लंदन में जो वक्त गुजारा वो उनकी जिंदगी का अहम और मुश्किल वक्त था, क्योंकि एक तो बीमारी और ऊपर से पॉलिटिकली वो इनएक्टिव करने की उनको कोशिश की गई। लेकिन गुजरांवाला जलसे की तकरीर के बाद जो चीजें बेहतर होनी शुरू हुई उनके लिए, फिर उसके बाद पीडीएम ने हुकूमत हासिल की, लेकिन फिर उससे बड़ा मसला उनको आया जो इक़्तिदार में आई जब पीडीएम और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। तो महंगाई की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई मुस्लिम लीग नून को, तो वो भी उनको फेस करना पड़ी। तो जो हालात हैं, वाक़यात हैं, वो यही है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अपनी वापसी का सफर का आगाज कर चुके हैं। वो 18 तारीख को दुबई पहुंचेंगे और वहां से 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारा के जरिए वो लाहौर पहुंचे। अज़हर साहब, नवाज शरीफ की जो वापसी है वो मुल्की सियासत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? कुछ सियासी हलचल देख रहे हैं आप? जहां तक नवाज शरीफ की वापसी और मुल्की सियासत में हलचल के हवाले से कहना, तो जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून के वो कायद है, पार्टी उनकी है, वोट उनके नाम का है और गुज़िश्ता 6 साल से पार्टी के हेड के तौर पर उन्हें काम नहीं करने दिया गया। पहले पनामा केस चलता रहा, फिर उनको सजा हुई, वो बरतानिया में थे, वापस गए, वापस जाके फिर वो जेल गए और फिर वो वापस आए। तो गुज़िश्ता 4 साल से वो यहाँ पे थे। तो इतनी देर तक बाहर रहने से उनकी पार्टी में भी जाहिर बात है कमजोरियां आई, मुख्तलिफ दड़ों की बातें होती रही। तो अब जब उनकी वापसी हो रही है तो मुस्लिम लीग नून इसको अपने रिवाइवल के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुख्तलिफ जगहों पर यूनियन कौंसिल लेवल तक मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि 21 अक्टूबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन अज़हर साहब, पीडीएम गवर्नमेंट के जो 16 माह को उससे जो नुकसान हुआ है, आप ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से उसका अजाला हो जाएगा? जी बिल्कुल। पीडीएम की हुकूमत जब ली गई तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून मकबूल तरीन जमात थी, लेकिन हमने देखा कि महंगाई की वजह से उसको काफी नुकसान हुआ और इस नुकसान को खुद मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भी मानते हैं कि उन्होंने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। एक अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो एक्टिविटीज थी पिछले चंद सालों में वो भी महदूद होकर रह गई थी। उसकी एक बड़ी वजह नवाज शरीफ के पाकिस्तान में ना होने की वजह थी और लोगों को नजर आ रहा था कि शायद अब वो पाकिस्तान वापस ना आए, वो सियासत में ना आए। तो नवाज शरीफ की सियासत में वापसी एक अहम टाइम होगा, एक नए दौर का आगाज होगा मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए और खासतौर पर नवाज शरीफ की सियासत। लेकिन अज़हर साहब, नवाज शरीफ ने जब सफर का आगाज किया है तो इसमें दूसरे ममालिक को क्यों शामिल किया गया? खासतौर पर सवाल मेरा है दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक, वहां पर क्या उनकी कोई खास मुलाकातें हैं और फिर इन मुलाकातों का मकसद क्या देख रहे हैं आप? जी, नवाज शरीफ जब वापस आए हैं तो जाहिर बात है इंटरनेशनली किसी भी मुल्क के लिए इंटरनेशनल पावर्स के साथ जो मामला होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। सऊदी अरब हमारा एक दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है और इसी सऊदी अरब के साथ
मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान के ताल्लुकात गुज़िश्ता 30 साल पुराने। तो पहले भी नवाज शरीफ जब सऊदीया भी गए थे, उम्रा भी किया था, तो पहले भी उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई थी और अब वो दोबारा सऊदी अरब गए हैं और खास तौर पर जा रहे हैं। जो मेरी मालूमात है कि उनकी अहम मुलाकातें वहां पे शेड्यूल्ड है, लोगों से मिलेंगे, अहम लोगों से मिलेंगे जो वहां पे मैटर करते हैं, जो पॉलिसी साजी में। लेकिन अजहर साहब, सवाल तो एक ये उठाया, जो पाकिस्तान आएंगे, मीनारे पाकिस्तान पर पहुंचेंगे, वहां पर क्या लाइन इख्तियार करेंगे, नैरेटिव क्या बिल्डअप किया जाएगा? पुरानी सख्त बातें तो वो नहीं कर सकते, उससे भी यू टर्न ले चुके हैं। इसहाकडार भी इस हवाले से कह रहे हैं कि मईशत ही बेहतरीन इंतकाम है। जी बिल्कुल, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि नवाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान पे बात क्या करेंगे। देखें, उनकी तकरीर के जहां तक मेरा ख्याल है कि 2 हिस्से होंगे जो मेरी मालूमात है। पहला हिस्सा तो वो बताएंगे कि उनके साथ हुआ क्या गुज़िश्ता 10 साल में और खासतौर पर 2017 से लेके अब तक। वो बताएंगे कि 2017 में क्या हालात थे, किस तरह उनको मजबूर किया गया, किस तरह उन्हें अदालती कत्ल का सियासी तौर पर सामना करना पड़ा, कैसे कैसे उनके साथ ये मसाइल हुए। तो एक ब्रीफ सी उनको लोगों को झलक देंगे, लेकिन उनके खिताब का अहम एजेंडा मईशत होगी, मईशत की बहाली होगी। वो लोगों को उम्मीद देंगे कि पाकिस्तान में मईशत की बहाली, आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनके पास क्या एजेंडा है, वो है इकदामात का ऐलान करेंगे। उस तकरीर को आप इंतखाबी मंशूर कहें। लेकिन मईशत की बहाली के साथ साथ एक्सपेक्टेड ये भी है कि उनके जो सबसे बड़े सियासी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनको खूब आड़े हाथों लेंगे। और जब चेयरमैन पीटीआई की बात करेंगे तो फिर जिन लोगों ने उनकी नजर में सारा काम किया था, वही लोग जिनसे अब इंतकाम लेने से उन्हें रोका गया है। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो पीटीआई के चेयरमैन को कोई डायरेक्टली कोई किसी किस्म की उस पर तनकीद करें या उस पर बात करें या उनका नाम लें। वो बात करेंगे, उस सिस्टम की बात करेंगे जिस सिस्टम की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा, जिस सिस्टम की वजह से एक मुंतखब वजीर आजम को एक पनामा के नाम पर अकामा के तहत इख्तिदार से निकाला गया और जेल में डाला गया। वो सिस्टम की बात करेंगे जिसके तहत अदलिया जो है उसके चंद अनासर ने उनको उनके मुताबिक राउंडफुली उनको कन्विक्ट किया और जेल की सलाखों के पीछे भेजा। तो इंतकाम की बात नहीं करेंगे, वो बताएंगे कि उनके साथ हुआ क्या है, मामलात क्या हुए। तो उसमें इंतकाम का आंसर की बजाय आगे चलने की बात ज्यादा होगी और वो इसका ऐलान भी कर चुकी है मुस्लिम लीग नून के मईशत की बहाली जो है वो उनका एजेंडा होगा। और वही 21 अक्टूबर का जलसा है, वो उसी चीज को आगे लेगा। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वनडे वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां भारत ने कप्तान जो रोहित शर्मा हैं और बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी हमने देखी, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान को यकतरफा मुकाबले के बाद उन्होंने बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी और इवेंट में लगातार दूसरी कामयाबी भी हासिल कर ली है। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की 273 रन का टारगेट इंडिया को दिया, जो कि उन्होंने बासानी 35 ओवर्स में ही 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जबरदस्त परफॉर्मेंस इस वक्त टीम इंडिया की हम देख रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा की जो इनिंग्स थी वो बड़ी जबरदस्त थी। 84 गेंदों पर उन्होंने 131 रन की बड़ी ही बर्क रफ्तार इनिंग खेली है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो भी इस तरह की इनिंग्स खेलें। उनकी इस इनिंग्स में 5 छक्के और 16 चौके शामिल थे। अब बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, यानी कि पाक भारत मैच, जो कि 14 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। और इस हवाले से कल एक अहम प्रोग्राम भी हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बुरी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ, वो कल भारत रवाना हो रहे हैं, जहां वो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आईसीसी वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से पहले मौसीकी की एक तकरीब मुनक्किद करने का भी फैसला किया गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बॉलीवुड के जो नामवर सितारे हैं वो पहुंचेंगे यहां पर और वो परफॉर्म करते हमें दिखाई देंगे।
इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें स्पोर्ट्स एनालिस्ट हुसनैन लियाकत ने ज्वाइन किया। हुसनैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह से शानदार कामयाबी है, 35 ओवर्स में ही 273 रन उन्होंने अटक कर लिया। बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रांग है उनकी, रोहित जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह से विराट खेलते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स का बड़ा कंपैरिजन फिर किया जाता है कि उस स्ट्राइक रेट से हम लोग नहीं खेलते हैं। ठीक है, पिछला मैच हम जीते हैं, लेकिन बात यही की जाती है कि शायकीन को चौके छक्के देखने का बड़ा मजा आता है। जी हाँ अनवार, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, ये कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि जब हम अफगानिस्तान के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ खेलते हैं तो हमारा स्ट्राइक रेट बड़ा लो होता है। हम तो अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ भी बड़े क्लोज मार्जिन के साथ मैच जीतते हैं या फिर नेल बाइटर जीतते हैं। जहां तक इंडिया की आपने बात की है, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट तरह की क्रिकेट खेलते हैं। वो जब छोटी टीम को देखते हैं तो वो अपनी अथॉरिटी को मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि आपने कल देखा है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में, ईशान किशन की बल्लेबाजी में, इवन विराट कोहली जब आए तो उन्होंने भी बड़े अच्छे जो है वो रन बनाए। बेसिकली ये फर्क जो है इस वजह से है कि ये उनकी जो बैटिंग है वो स्टार्ट से ही बड़ी शुरू से ही बड़ी स्ट्रांग रही है और उनका जो ज्यादातर इन्हिसार है अपनी बैटिंग पे होता है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे ओपनिंग स्लॉट उस तरह से काम नहीं कर रहा। ओपनिंग का प्रेशर फिर बाबर आजम पे आ जाता है, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट बाबर आजम पे हो रहा है और पिछले 2-3 मैचेस से वो नहीं चल रहे। रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने तो बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, लेकिन वो जो इम्पैक्ट हिटमैन की जानिब से कल हमें देखने को मिला, रोहित शर्मा की जानिब से देखने को मिला, ये पाकिस्तान टीम में आई थिंक आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पिछले 1000 गेंद जो है 1 से 10 ओवर्स की मैं बात कर रहा हूं, हमने कोई अभी तक छक्का नहीं लगाया। सो हमारी स्ट्रेटेजी यही होती है कि टुक टुक की जाए और किसी तरह से 10 ओवर्स निकाले जाएं। हालांकि अगर पहले 10 ओवर्स में हम थोड़ा सा नॉकिंग कर लें, बॉल को ग्राउंड के साथ ग्रास के साथ लगाएंगे तो हमें उसका फायदा होगा। बॉल जब पुराना होता है तो उसको डिफिकल्टी हो जाती है। सो देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन बैटिंग। इंडियन बैटिंग आपको पता है कि वो थोड़ा सा तेज भी खेलते हैं, कल भी वो इसी तरह खेले, वो आगे भी इसी तरह खेलेंगे और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये कि उन्होंने इतना बड़ा स्कोर 35 ओवर्स में चेज किया। ठीक है, अच्छा, अब 14 अक्टूबर को बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आप इस कंपटीशन को किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान जिस तरह से श्रीलंका से खेला है, जिस तरह से रन्स को चेज किया गया है, वर्ल्ड कप की तारीख में ये पहली बार हुआ है और पाकिस्तानी टीम ने एक कारनामा किया जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। जब 345 हमने देखा बोर्ड पर था, जो टारगेट हमें दिया गया था, उसके बाद जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे विद इन द पाकिस्तान में बात कर रहा हूं कि हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान ये चेज कर लेगा, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका के मैच का एज हमें नजर आएगा भारत के खिलाफ। जी डेफिनेटली, जो चेज हमने किया है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कहने को नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले 265 रन से ऊपर कभी चेज नहीं किया था और इसका इंपैक्ट होगा। लेकिन अनवार में एक और बात आपको बता चलूं कि इस तरह के रन चेज आपको इस वर्ल्ड कप में अभी मेरे ख्याल 40 मैच बाकी हैं तो आपको देखने को मिलेंगे। जहां तक आपने बात की है एज की, तो पाकिस्तान को एज जरूर है, लेकिन पाकिस्तान 2 ऐसी टीमों के खिलाफ खेल के आया है, एक नीदरलैंड है, एक श्रीलंका है, जो कि दोनों क्वालिफाइंग राउंड से आई है। इंडिया जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया से खेल के आया और अफगानिस्तान से खेल के आया। अफगानिस्तान एक इमर्ज होने वाली टीम है जिनका स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट। और इंडिया को जो सबसे बड़ा एज है वो श्रीलंका में जो लास्ट टाइम उन्होंने पाकिस्तान को हराया था वो एज भी है। तो कंपैरेटिवली मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा प्रेशर में ये गेम स्टार्ट करेगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का गेम ऐसा है कि ये पहले 5 से 10 ओवर्स में इसका तमाम तर तयन हो जाता है। अगर पहले 5 से 10 ओवर्स में आपके शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से रोहित शर्मा को, विराट को या केएल राहुल को डिस्टर्ब किया तो उसका फिर पूरी की पूरी इंडियन टीम के ऊपर इफेक्ट होता है। ये एक ऐसा मैच है कि इस मैच से इंडिया को हमने देखा है पिछले 2-3 साल में कि सिर्फ हार्दिक पांड्या ही निकाल सकते हैं, बाकी की बाकी तमाम तरह उनकी बैटिंग जो है वो हमें फेल होती हुई नजर आती है। सो ये आसाब की जंग है, नर्व्स की गेम है। अगर इंडिया पाकिस्तान की गेम की बात कीजिए तो पहले 5 से 10 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेगा, ध्यान से खेलेगा, तो वो जो है ये मैच ले जाएगा। आपने पहला मैच देखा होगा, शाहीन शाह अफरीदी ने स्ट्राइक किया अर्ली ऑन रोहित शर्मा का, तो उसके बाद इंडिया जो है हमें बैठती हुई नजर आई। लेकिन दूसरे मैच में जब रोहित शर्मा ने काउंटर अटैक किया शाहीन शाह अफरीदी पे, तो हमें पूरी टीम पाकिस्तान की बैठती हुई नजर आई। सो ये सुपरस्टार्स का मुकाबला है, जहां पर जो भी सुपरस्टार हावी होगा आपको पूरी की पूरी टीम हावी होती है। बिल्कुल हसनैन, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि जिस ग्राउंड में मैच होने जा रहा है उसकी पिच को आप क्या देखते हैं, किस तरह से साजगार है, किस टीम के लिए वो ज्यादा सपोर्टिव होगी, इंडिया के लिए होगी, पाकिस्तान के लिए होगी? क्योंकि शाहीन उस तरह से स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं, हारिस रऊफ उस तरह से स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है, तो फिर वो एक प्रेशर फिर पाकिस्तानी टीम पर बिल्डअप हो जाता है जब शाहीन शुरू में विकेट नहीं ले पाते। और जिस तरह की बैटिंग इस वक्त इंडिया कर रहा है, फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है।
जी हाँ अनवार, अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद भी ऐसा ग्राउंड है जहां पर आपको ज्यादा छक्के देखने को मिलते हैं, क्योंकि 1,30,000 बंदा वहां पे ऑलरेडी बैठा होगा। उसके बाद आपको जब छक्के चौके लगेंगे, और आपने जो सवाल किया कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का, देखिए हारिस रऊफ और जो उनकी कंपैरिजन के जितने भी बॉलर्स हैं, आप वुड को ले लें, हारिस रऊफ को ले लें, इवन एक साउथ अफ्रीका के नए बॉलर है उनको इंक्लूड किया गया, उनका भी पेस बड़ा अच्छा खासा है, लेकिन वो तमाम तर लोग हमें महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हसन अली की यूटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि लाइन और लेंथ पे आपको बॉल करनी है, लाइन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेंथ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपकी बचत होगी। जहां तक शाहीन शाह अफरीदी का ताल्लुक है तो उनका पेस काफी ज्यादा घटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पिछले मैच में हमने देखा 120 से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर 129 130 तक वो लेके गए, लेकिन जो सबसे बड़ा एज होगा मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन पे प्रेशर इस वजह से भी कम होगा कि जो 1,30,000 का क्राउड है वो सारे का सारा इंडिया का होगा, और जब पाकिस्तान चौका या छक्का लगाएगा तो डेफिनेटली ग्राउंड साइलेंस होगा, और ग्राउंड में जो साइलेंस होने का फायदा जो है वो पाकिस्तान को होगा, क्योंकि ये अहमदाबाद है, ये हैदराबाद नहीं है। गुजरात की सिचुएशन आपको पता है, और गुजरात के लोग अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम को कैसा वेलकम देते हैं। अगेन मैं तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से यही कहूंगा कि जो बैटर खेलेगा वही जीतेगा, लेकिन इंडिया का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, उसको बुमराह ने लीड करना है, और बुमराह कल के मैच में मुझे बहुत ही बेहतरीन नजर आए, 39 for 4, और वो पूरे बॉलिंग के जो हमारे सितारे हैं या पूरी दुनिया के जो बॉलिंग के बॉलर्स हैं, बॉलिंग करवाते हैं फास्ट बॉलिंग, उनके लिए वो एग्जांपल है कि आपने किस तरह इंडियन पिचेस पे बॉलिंग करनी है। सो बुमराह, सिराज, ये बहुत जो है वो लीथल बॉलर हैं, और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ये परेशान कर सकते हैं। ठीक है हसनैन, ओपनिंग पेयर की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि इमाम भी उस तरह से नहीं चल रहे, फखर पर तो तनकीद बहुत ज्यादा हो रही थी, उनको रेस्ट दिया गया, अब्दुल्ला शफीक को सामने लाया गया, लेकिन इमाम का जब हम आउट होने का एक पैटर्न देख रहे हैं, नीदरलैंड के मैच में भी शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हुए, फिर हमने देखा जिस तरह से श्रीलंकन प्लेयर्स ने उन्हें आउट किया, वो सेम पैटर्न था। अगर जो दूसरी टीम्स हैं वो इस बात पर वर्किंग कर आ रही हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है या जो हमारे प्लेयर हैं, इमाम हैं, उन्होंने क्या इस बात को नहीं सोचा? आप क्या देख रहे हैं जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक अब आए हैं, उनके साथ फिर ओपनर का ओपनिंग जो पेयर है वो इंडिया के मैच में इमाम होने चाहिए या फिर फखर होने चाहिए? अनवार देखिए, सबसे पहले इमाम उल हक के ऊपर बात कर लेते हैं। इमाम उल हक पिछले 4-5 मैचेस से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको चाहिए ये था कि फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म थे, उनको भी आप नहीं निकाल रहे थे, तो उनको रन्स करने चाहिए थे। ऊपर से वो कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने, जहां पर 77 गेंदों पर 122 रन कुशाल मेंडिस ने बनाए, तो फिर हम बातें भी करेगी। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि दोस्ती यारी को जब हम साइड पे छोड़ेंगे, हमने दोस्ती यारी को साइड पे छोड़ा, फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को लाया, तो उस अब्दुल्ला शफीक ने आपको मैच विनिंग इनिंग्स खेल के दी। इसी तरह मैं समझता हूँ, जिस तरह आपने सवाल किया कि हमें किसको बैठाना चाहिए, किसको खिलाना चाहिए, तो मैं फखर जमान के हवाले से थोड़ा सा होपफुल हूं, क्योंकि उनका जो इंपैक्ट है इंडिया के खिलाफ वो बहुत ज्यादा है। इंडिया में जब भी हम किसी जर्नलिस्ट से बात करते हैं, इंडियन टीवी चैनल में जाते हैं, तो वहां पर फखर को बड़ा हाई रेट किया जाता है। फखर को हो गया, शादाब को हो गया, शाहीन शाह अफरीदी को, और इनसे वो डरते हैं बेसिकली, क्योंकि जिस तरह की इनिंग्स फखर जमान ने इंडिया के खिलाफ खेली थी, आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में। सो फखर का जो इंपैक्ट है वो मेरे हिसाब से अभी भी ज्यादा है, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म तो आपके इमाम भी हैं, फखर जमान भी है, लेकिन इमाम बहुत ज्यादा स्लो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। फखर का ये है कि फखर को 1-2 शॉट्स चाहिए, और वो शॉट्स अगर कल के मैच को वो लगा देंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच में लगा देंगे, तो वो उनके लिए बड़ा बेस्ट हो सकता है कि वो अपनी फॉर्म भी बहाल कर लेंगे। सो मेरे हिसाब से हमें फखर के साथ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इमाम। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हो कि फखर के साथ जाना चाहिए, ठीक है। तो बार बार हम देखते हैं सोशल मीडिया पर इस पर बड़ी बहस छिड़ रही है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है, और यह कहा जाता है जिस तरह से रिजवान कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं, और पहले रिजवान ओपनिंग ही करते रहे हैं, और खुद वो इस चीज का अपने रिजर्वेशन ये सामने रख चुके हैं कि मैं एज अ ओपनर खेलने में ज्यादा कंफर्टेबल था। परफॉर्म तो वो हम देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर में भी कर रहे हैं। आपको लगता है इस तरह का भी कोई चेंज किया जा सकता है? बाबर पहले आ सकते हैं या फिर रिजवान भी पहले आ सकते हैं? देखिए, बाबर का तो नहीं सुना, लेकिन रिजवान का मैंने सुना है। टीम की जो सिलेक्शन है और टीम मैनेजमेंट है, इसके हवाले से ये बात हुई है कि रिजवान को ओपन करवाया जाए विद अब्दुल्ला शफीक, और फखर जमान और इमाम उल हक को दोनों को जो है ड्रॉप करके यहां से चिप इन किया जाए सलमान अली आगा को, और इससे जो है पाकिस्तान का बैटिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रक्चर मजबूत हो सकता है, ओपनिंग भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो ये बातें जरूर चल रही है, लेकिन अब देखते हैं कि ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर भी अनवार बात करनी चाहिए कि
पाकिस्तान का जो स्पेन डिपार्टमेंट है वो उसका वर्क नहीं कर रहा है। और उसके हवाले से भी कुछ बातें ये हो रही हैं कि शायद नवाज को बैठाकर उसामा मीर को आजमाया जाएगा और इंडिया को एक सरप्राइज एलिमेंट दिया जाएगा, क्योंकि शादाब तो परफॉर्म कर नहीं रहे और शादाब के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि वो नायब कप्तान है, ऊपर से बाबर आजम के करीबी है, बाबर आजम उनको ड्रॉप नहीं करना चाहते, फील्डर बड़े अच्छे हैं, बल्लेबाज बड़े अच्छे हैं, तो इस वजह से उनको तो ड्रॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन शायद मुझे ये लगता है और जो खबरें हैं कि इंडिया के मैच में हमें उसामा मीर खेलते हुए नजर आ सकते हैं और 2 लेगीज के साथ आप इंडिया को सरप्राइज दे सकते हैं। ठीक है हसनैन, तो आपकी जो क्रिकेटिंग सेंस है उस हवाले से अब आप क्या देख रहे हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन जीतने जा रहा है 14 अक्टूबर को? देखिए अनवार, सीधी सी बात है, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में तमाम तर तजुर्बात को साइड पर रख देते हैं और पता नहीं वाइब्स आ रही हैं कि अहमदाबाद के जो स्टेडियम है उसमें 1,30,000 बंदे के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो नहीं बजेंगे, लेकिन पाकिस्तानी वहां पे बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। और मुझे ये लग रहा है कि ये, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान की टीम जो है वो अंडर प्रेशर है, पाकिस्तान की टीम जब अंडर प्रेशर होती है तो वो अच्छा खेलती है। पिछले मैच को लेकर पाकिस्तान की कोई यादें ज्यादा अच्छी नहीं इंडिया पाकिस्तान के मैच से, तो इस दफा पाकिस्तान वो बदला भी उतारेगा और 1,30,000 क्राउड के सामने परफॉर्म करके पाकिस्तानियों का जो एक ड्रीम होता है इंडिया को हराने का वो इंशाल्लाह जरूर पूरा करेगा। इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अमरीका और दूसरी साम्राज्यी ताकतों की मुकम्मल हिमायत के साथ इसराइल ने फलस्तीनी मकबूजा गजा का चारों तरफ से मुहासरा मुकम्मल कर लिया है और निहत्ती शहरी आबादी पर हलाकत खेज और आग लगाने वाले बमों की वहशियाना बमबारी भी इस वक्त जारी है। जो और हम देख रहे हैं कि इस हवाले से मगरबी मीडिया, जो कि इसराइल का तर्जुमान बना हुआ है, उनके मुताबिक मुख्तलिफ महाजों पर खूनरेज जंग में अब तक 1000 से जायद सेहूनी फौजी भी मारे जा चुके हैं, जबकि 1000 से जायद फलस्तीनी भी इसमें शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज की जानिब से लबनान में हिजबुल्लाह के मुबैना ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है, जिसका उसे मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। मुजाहिदीन की तंजीम हमास ने कतर की तजवीज़ पर जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी भी जाहिर कर दी है, लेकिन इसराइल ने अब मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। उधर अमरीकी गोला बारूद में इसराइल को मिलना ही वाला है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन की वजारत खारजा ये कह रही है कि इसराइल की जानिब से गजा के जो इलाके हैं उस पर ममनुआ फास्फोरस बॉम्ब भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। समाजी राब्ते की साइट एक्स ट्विटर पर वीडियो जारी की गई और बयान में यह कहा गया है कि इसराइली अफवाज की जानिब से शुमाली गजा के जो इलाके हैं उन पर ममनुआ फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। वाइट फास्फोरस से ज़मीन पर वसी इलाके में आग भड़क उठती है और इंसानी जिस्म के जो पट्टे हैं और हड्डियां हैं ये वहां तक उनको भी जला देता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार रज़ा रूमी ने हमें ज्वाइन किया है। रूमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह गजा में इसराइल की जो महसूर फ़लस्तीनियों के खिलाफ तबाहकुन बमबारी की जा रही है, ये हलाकत खेजी आप बढ़ती देख रहे हैं मजीद, और इसराइल क्या कदम उठाने जा रहा है? क्या इस बार जो प्लान है वो गजा की जो पट्टी है उस पर मुकम्मल कब्जा करना है? जी, इसराइल के इरादे तो बहुत ही तशवीशनाक और ख़तरनाक हैं और आपने देख लिया है कि अभी से ही वहाँ पर उनकी फ़ौजें और बमबारी का पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया है। इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो भी अपना एक बहरी बेड़ा वहाँ पर भेज रहा है और मुकम्मल तौर पर वो इसराइल को जो हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की सपोर्ट है उसका अयादा भी कर रहा है। ये बहुत तशवीशनाक बात है क्योंकि गज़ा में जो रहते हैं 20-25 लाख के करीब फ़लस्तीनी वो महसूर होकर रह गए हैं और वो एक ना वहाँ पर इस वक्त बिजली है, ना पानी है और ना ही वहाँ पर जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं और वो बिल्कुल ट्रैप्ड हैं। एक साइड पर इसराइल का बॉर्डर है वो बंद है, दूसरी साइड पर मिस्र का बॉर्डर है वो भी बंद है और अब खुदा जाने कि इन बेचारे लोगों के साथ क्या होगा। ये इस वक्त एक बहुत ही संगीन मसला है और आलमी सतह के ऊपर इसकी बड़ी अफसोसनाक बात है कि इसका अनफॉर्चुनेटली जो है दुनिया नोटिस उस तरह से नहीं ले रही। जो ताकतवर मुल्क हैं अक्सर और बेशतर वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, जबकि वो जो इंटरवीन कर सकते हैं वो भी उस तरह से नहीं कर रहे। इसकी जंगबंदी के लिए और सुलह का एक डील के लिए लेकिन साहब, जिस तरह से नेतन्याहू के ये अल्फाज के इसराइल की जो जवाबी कार्रवाई है वो मशरिक वस्ता को बदल के रख देगी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल जंग के जो असरात हैं वो दूसरे ममालिक तक भी इस हद तक जा सकते हैं कि फिर शायद वो भी इस जंग में शामिल हो जाए। जी, आपने ये बहुत अहम सवाल उठाया है कि नेतन्याहू के जो अल्फाज हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं और वो जवाबी कार्रवाई के लिए जिस तरह की अग्रेशन जारियत का मुजाहरा कर रहा है और वो कह रहा है कि जी हम तक इसकी तकदीर बदल देंगे इस खित्ते की, तो उससे ये खदशा तो है क्योंकि माजी में ऐसा होता आया है कि इस खित्ते में जो टेंशन्स नहीं है उसमें और ममालिक शामिल हो जाते थे, लेकिन इस पर ऐसा मुश्किल होगा क्योंकि अक्सर जो ममालिक हैं उनकी ख्वाहिश है कि इसका कोई सिफारतकारी से कोई जंग बंदी का सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि अगर ये आग फैलती है जंग की, कॉन्फ्लिक्ट की, तो फिर ये पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी और कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि ये आगे बढ़े, इसका कोई ना कोई मामला रफा दफा करना पड़ेगा। अगरचे कि इसराइल के साथ तो अमेरिका भी अब शामिल हो गया और ममालिक भी शामिल हो गया, लेकिन देखिए आने वाले चंद दिन जो हैं वो बड़े अहम होंगे और उसमें जो OIC है और अक़वाम मुत्तहिदा है वो किस तरह से एक्ट करते हैं, वो उनकी माजी में तो रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम यही तवक्को कर सकते हैं कि वो आगे बढ़कर कुछ कोई अमन की तरफ या जंग बंदी की तरफ ये मामला लेकर जाएं, क्योंकि ये जंग फैलनी नहीं चाहिए, ये इजराइल को रुकना चाहिए गजा के अंदर अपने कार्रवाइयों से, और अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि वो इस तरह की एक पॉलिसी को सपोर्ट करके क्या हासिल करना चाहता है और मज़ीद मामलात को कॉम्प्लिकेट कर देगा अगर ये मामला थमा नहीं। तो फिलहाल देखिए अभी तक तो वाज़े कोई आसार नहीं है, अगरचे के रूस की तरफ से बयान तो आया है सपोर्ट में, लेकिन क्या रूस डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है ये भी ठीक है। लेकिन रूमी साहब, मशरिक वस्ता खास तौर पर सऊदी अरब के साथ जिस तरह इसराइल के ताल्लुकात के मामले को हम देख रहे थे, अब वो भी खत्म हो चुका है। दूसरा, अगर चीन की बात करते हैं तो खित्ते में अमन की वो कोशिशें जो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को बेहतर कर सकती थी, आप ये देख रहे हैं कि वो भी नुकसान का शिकार हो गई हैं, हो सकती हैं या हो चुकी हैं। तो अगला जो मंजरनामा है वो क्या होगा? जी, UAE के बाद सऊदी अरेबिया के मुज़ाकरात चल रहे थे इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बनाने के और कोई अमन का माहिदा करने पर, तो वो तो मामला खटाई में पड़ जाएगा। बल्कि सऊदी अरेबिया ने तो बड़ा सख्त बयान भी दिया है ये जो कुछ हो रहा है, क्योंकि देखिए आखिरकार जो हुकूमतें होती हैं उनको अपने लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है उसका भी ख्याल करना पड़ता है। बहुत स्ट्रॉन्ग जज्बात हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में सऊदी अरेबिया में, दीगर इस्लामी ममालिक में, लेकिन आज बल्कि कल जो अच्छी एक पेशरफ्त ये हुई कि सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं क्राउन प्रिंस, उनकी ईरानी हुकाम से बात हुई टेलीफोन के ऊपर, और वहाँ पर यही बात हुई कि किस तरह से फ़लस्तीन में और ये गज़ा में जो जंग आने को है उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो वो एक लिहाज से खुश आइंद बात है कि अब वो मिलके सोच रहे हैं, वो पुरानी तर्ज के ऊपर वो नहीं कर रहे कि वो इसको अपनी एंगल से देखें। चीन की एफर्ट्स तो रही हैं खित्ते में और चीन का बड़ा रोल था सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह करवाने में। मेरे ख्याल से चीन की इंटरवेंशन आएगी, और शायद ये जो अभी बातचीत भी हो रही है ये भी उसी हवाले से हो रही है कि ये सऊदी वर्सेस ईरान मामला ना बन जाए, बल्कि इसको एक रीजनल पर्सपेक्टिव में ही देखना चाहिए। और अगर आप रीजनल पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे तो फिर ये मसला और गंभीर हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए ना, यही मसला है, फ़लस्तीन का मसला ऐसा है कि यहाँ पे जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं उनकी अपनी अपनी सियासत, उनकी अपनी अपनी जो मजबूरियाँ या पॉलिसीज़ हैं, उनकी वजह से आम फ़लस्तीनी बेचारे पिस के रह गए हैं। और यही इस वक्त लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में हम ये अमेरिका का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है, बड़ी वाज़ेह लाइन अमेरिका ने ली है। जिस तरह से जंगी साजो सामान भी पहुंचना शुरू हो चुका है, समुद्री रास्ते से जो मदद है वो भी अब इसराइल के करीब पहुंच चुकी है अमेरिका की तरफ से। इसका मकसद तो फिर यही है बुनियादी तौर पर कि जो दूसरे ममालिक हैं वो इस जंग में किसी तौर पर भी शामिल ना हो, क्योंकि अमेरिका बहादुर इसमें कूद चुका है। अमेरिका, आप क्या समझते हैं, इसराइल की इस कदर जो वाज़ेह हिमायत है वो क्यों करता है? देखिए, अमरीकी बेड़ा आपने जिक्र किया, जंगी बेड़ा रवाना हो चुका है और धड़ाधड़ अमरीकी हर सियासी पार्टी जो है और बड़े सियासतदान जो है वो सारे इसराइल के पीछे खड़े हुए। इनका बड़ा दरीना
आपको पता ही ये ताल्लुक़ है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इससे पहले कि मैं वो वजह बताऊं कि कोई तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर हर साल अमेरिका जो है इसराइल को की फ़ौजी मदद करता है। उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो इसराइल, प्रो इसराइल लॉबी जो है अमेरिकी कांग्रेस में मौजूद है, अमेरिका के अंदर वो बहुत मजबूत है। वो इसराइल का मुकदमा इतना ज़्यादा लड़ते हैं कि आप यकीन, आपको हैरानगी होगी नाज़रीन को भी कि इसराइल में इजरायली हुकूमत की पॉलिसियों के बहुत सारे नाकिदीन हैं। इस पर चंद एक इजरायली अखबारात हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ धड़ाधड़ उसे कहने कि इसकी गलती है, इसराइल ने जो मजालिम करता है, जो गलत पॉलिसीज़ हैं, ये उसका शख्साना है। लेकिन जो अब इसराइल की सपोर्टर्स अमेरिका में हैं वो कहते नहीं, आंखें बंद करके कोई वो गलत काम कर ही नहीं सकते। तो उनका बहुत जोर है और ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे और वो मालिक भी, आपको पता है कि अमेरिका में इंडिया की जो लॉबी है वो भी इन्हीं लाइंस के ऊपर काम करके अमेरिकी तजारत को, मईशत को प्रमोट कर रही है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हल्का है। उसके अलावा जो दूसरी बात है कि एक रवायती तौर पर अमेरिका का ये ख्याल है कि वो इसराइल की मदद करके कोई खित्ते में कोट अनकोट कुछ स्टेबिलिटी लेकर आता है, तो वो भी एक गलत चीज है। क्योंकि ठीक है रोबी साहब, इसराइल से ये जंग के शुरू में ही हम देख रहे हैं जंगी जराइम शुरू कर दिए, ताकि इसको जंग भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि दो स्टेट्स के दरमियान, फौजों के दरमियान जंग होती है। लेकिन जो जंगी जराइम किए जा रहे हैं, फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आम शहरियों तक हम देख रहे हैं जरूरत जिंदगी की जो चीजें हैं वो नहीं पहुंच रही हैं, खुराक हैं, अद्वियात हैं, वो पहुंचने नहीं दी जा रही। आलमी बरादरी को इस पर क्या किरदार अदा करना चाहिए? फलस्तीन की जो नाकाबंदी की गई है उसको कैसे खत्म करवाएंगे? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, आलमी जो इदारे हैं, ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन यूनियन और OIC, ये 3 अहम जो हैं इदारे ऐसे हैं कि इनको चाहिए, और एक अरब लीग भी है, इनको चाहिए कि फिल फॉर ये ऐसी बंदोबस्त करें कि ये जो नाकाबंदी गजा की अवाम की, सिविलियंस की, बच्चों की, आधी के करीब आबादी जो है वहाँ बच्चे रहते हैं, माइनर्स हैं गजा में। अगर वहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने पीने की अशिया, दवाइयाँ, मरीज़ हैं अस्पतालों में, अगर आप वो सबको बंद कर देंगे, वो सब कुछ रोक देंगे, तो ये तो इसको अंग्रेज़ी में कलेक्टिव पनिशमेंट कहा जाता है। आलमी जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें वो ऑलरेडी ये जिक्र कर रही हैं कि इस तरह के काम जो हैं वो जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं कि आप पूरी सिविलियन आबादी को पनिश करें और उनको चंद लोगों की जो भी काम है उसकी बिना के ऊपर आप उनको हालत जंग में तबाह कर दें। ये किसी भी तरह से जो इंटरनेशनल लॉ है, आलमी कवानीन है, उनकी ये खिलाफ वर्जी है। इस पे बड़ी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और पाकिस्तान का भी ये बेखा से पाकिस्तान का जो मिशन है UN में और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, उनको भी ये बावर करवाना पड़ेगा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ये जंगी जराइम रोके जाएं। देखिए एक बार फिर लेकिन उम्मीद साहब एक खतरा तो हो गया ना कि जब तक जंग बंदी होगी तब तक गजा के जो शहरी हैं उनकी तो तबाही हो चुकी होगी। OIC की अगर हम बात करें, अरब लीग की बात करें, या सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का जो मुतालबा है वो करना चाहिए। किसी ना किसी तरीके से प्रेशर जो है उसको बिल्डअप किया जाए। आप क्या देख रहे हैं, रूस किस तरह से इसमें किरदार अदा कर सकता है? जी, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि इस वक्त सलामती काउंसिल में बिल्कुल ये मामला पहुंचना चाहिए। ये जंगबंदी और गजा के ऊपर जो उसकी नाकाबंदी और दीगर मामलात है, सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरवीन करना पड़ेगा। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो तकसीम शुदा है। रूस और चीन और बरतानिया, अमेरिका, इनके पास वीटो पावर है और फ्रांस। और मसला यहाँ पर यूं है कि एक कोई भी अगर रूस या चीन कुछ चीज़ आगे लेकर आएंगे तो बाकी वीटो कर देंगे, वो कुछ लेके आएंगे तो ये वीटो कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए सलामती काउंसिल जो है वो काफ़ी हद तक एक मुअत्तल होके जो उसकी अफादियत, जो उसका काम होना चाहिए था अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से, वो नहीं हो रहा। तो इस वक्त यही मामला है कि वहाँ पर ये मामला जनरल असम्बली का भी इजलास जो है वो वहाँ भी रेजोल्यूशन होनी चाहिए और कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। इन बड़ी पावर्स को सोचना पड़ेगा। रूस क्या कर सकता है? देखिए, रूस की पावर जो है वो
बहुत एग्जैजरेट की जाती है। रूस एक तरफ तो यूक्रेन में ऑलरेडी जंग में जो है हालत जंग में मुब्तला है, उसके अलावा रूस की वो ताकत नहीं है आलमी जिसका कि वो लगता है। एक ज़माना था कि वो अमेरिका के मुकाबिल होता था कोल्ड वॉर के दौरान, अब रूस उस तरह से बात नहीं रही और इस वक्त यही मामला है कि इस चीज़ को जो है वो देखना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा और कुछ इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार रज़ा रूमी हमारे साथ सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। कालाबाग का इलाका है पक्का घंजीरा, जहां के करीब गाड़ी नहर में गिर गई, जिसमें हमने देखा कि मारूफ लोक गुलकार शराफत अली बलोच और उनके भाई समेत 7 अफराद जाम बहाक हुए हैं। नियो की स्क्रीन पर आप तस्वीर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। शराफत अली बलोच के जो मैनेजर हैं जो कि बीमार थे, उनके साथ मौजूद नहीं थे, जो कि हमेशा उनके साथ रहते थे, अरशद महमूद अर्शी, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अरशद, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया ये पेश आया, डिटेल्स में आपसे चाहूंगा किस तरह से आया, कहाँ से आ रहे थे, किस तरह से हादसा रुनमा हुआ? बिल्कुल जी, कल रात मियांवाली से तकरीबन कुछ 4-5 किलोमीटर आगे का एक इलाका है, वहां पर शो था। तो वहां पर 12-1 बजे रूटीन में जिस तरह होता है शो जी, उस तरह खत्म हुआ है। तो क्योंकि बड़ी गाड़ी थी तो 2 लोग एक्स्ट्रा बीच में गाड़ी में बैठ गए साथ में। ठीक है। तो शराफत भाई सादा बंदे ने कुछ नहीं कहा, चलो खैर है, करीब तो जाना है। तो वो रूटीन में 7 लोग बैठ गए। तो वो जो ही एक इलाका मरा है वहां बचरंगाना मियांवाली का, उसमें नहर है। तो जो ड्राइवर थे उसको समझ नहीं लगी, स्पीड में था, वो मुड़ा है तो टर्न में आहिस्ता होना पड़ा। तो रूटीन से गुजरता है वो ड्राइवर भी खैर बड़ा तकड़ा था, ये तो नहीं कोई ड्राइवर बड़ा अच्छा ड्राइवर था। वो पता लगा अल्लाह ने जिस तरह लिखा हो, तो बस वो हादसा हुआ और गाड़ी जो है वो नहर में जाके। तो अरशद, कौन कौन उनके साथ मौजूद था गाड़ी में? ये भी बताया जा रहा है उनके भाई भी मौजूद थे। अनवार अली खान जो भाई है शराफत भाई, वो भी सिंगर थे, वो थे साथ में। मुकद्दर खान थे, उनके जो पॉकेट का जो टीम मैनेजमेंट करते थे आमिर खान, वो थे। ताहिर अब्बास थे, उनके और कजन थे नजफ खान, वो थे। तो बड़ा हादसा हो गया जी, अल्लाह पाक खैर करे। मियांवाली का तो बहुत बड़ा हादसा हो गया मियांवाली में। ठीक है अरशद, तो तदफीन के हवाले से क्या इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं? तदफीन उनकी कहाँ पर होगी? नमाज़े जनाजा है जी 3 बजे। अभी भी उनके घर के बाहर से तकरीबन हजारों लोग जमा हो गए हैं, मैं वहीं पे मौजूद हूँ। और 3 बजे जनाजा है, ईदगाह एक हमारी मियांवाली वहाँ पर, और 3-4 बजे दफन कर दिया जाएगा उनको मियांवाली में। और ये बहुत अलमनाक, बहुत अफसोसनाक, उनके बच्चे छोटे-छोटे। ठीक है, उनके लवाहिकीन के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, उनके शराफत अली खान का एक बेटा है और उनकी 3 बेटियां हैं। और अनवार अली खान का भी सिर्फ एक बेटा है जो उनका भाई है शराफत का। तो ये उनकी है। अभी जो हालत देख के आया हूँ मैं घर में, वो तो बताने के भी काबिल नहीं है। बस अल्लाह क्या करे कि क्या सोच के गए थे। और मैं तो चूंकि बीमार था पिछले कुछ दिनों से, तो मैं तो सोच पे जा ही नहीं रहा था। तो अगर मैं होता तो शायद अब मैं भी चला जाता, लेकिन तो जो अल्लाह को मंजूर थी। बार ये कि शराफत अली खान नहायत सादा और बहुत अच्छे इंसान थे। आपके तो शो में कई बार बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में भी काफी बार वो आ चुके हैं। अभी भी आना था उन्होंने, मंडे ट्यूसडे को हमारी बात चल रही थी आपके प्रोड्यूसर भाई के साथ, तो मंडे ट्यूसडे को जाना था। लेकिन बस ये अल्लाह को कुछ और मंजूर, बस अब यही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके साथ जो साथी हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और बहुत नुकसान का हो गया जी फोक म्यूजिक का। मैं समझता हूँ कि इंसान है मुतय्यर, जो चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। अरशद महमूद अर्शी, उनके मैनेजर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपका भी बहुत। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। एक ऐसा फल है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त अनार की, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त अनार का मौसम है, मौसम शुरू हो चुका है और अवाम काफ़ी शौक से इसे ख़रीदते हैं। प्राइस की अगर बात की जाए तो महंगाई के साथ साथ हमने देखा कि इसकी प्राइस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन इस फल के जो हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं, जो हम आपको आज बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। जायके में जितना लजीज होता है उतना ही सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अनार एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है, जिसमें फ़ाइबर है, प्रोटीन है, विटामिन सी है और पोटाशियम भी मौजूद होता है। अनार के इस्तेमाल से जो इंसानी जिस्म है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जबकि इसको खाने से मुख्तलिफ बीमारियों से भी दूर रहा जा सकता है। इस हवाले से हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है माहिर ग़िज़ाइयत
हमाला खान ने, उनसे सवाल करेंगे। हमारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। जिस तरह से मैंने बात की कि अनार में बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, फाइबर है, प्रोटीन है, पोटाशियम है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अनार में मौजूद हैं, हम नहीं जानते कि उनका कितना फ़ायदा है। थैंक यू सो मच। अनार जो है वो ऑब्वियसली एक ऐसा सीजनल फ्रूट है जिसको अगर सीजन में ही कंटिन्यू किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, तो जैसे आपने बात की कि बहुत हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं इसके। और इसी के साथ साथ इंग्रेडिएंट्स में आप बता रहे हैं जैसे विटामिन सी मौजूद है। विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो अनार में मौजूद है। फाइबर्स हैं, पोटेशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि अल्टीमेटली आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये कैलोरीज में बहुत ज़्यादा कम होता है। फ्रूट की कोई ऐसी इतनी खास कैलोरीज नहीं होती जिससे आपका वेट गेन होने का खदशा हो। फैट्स जो होते हैं वो इसमें बहुत लो क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इसमें मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, क्योंकि नेचुरली कुदरती अल्लाह ताला ने हर फल के अंदर इतना विटामिन और मिनरल रखा है कि हम उससे अपनी ग़िज़ाई ताकत को जो है वो पूरा कर सकते हैं। विटामिन सी मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद है, फाइबर्स का कॉन्टेंट मौजूद है, और इसी के साथ साथ इसके अंदर फैट्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अच्छा, इतने ज्यादा इसके फायदे हैं लेकिन फिर भी हमारा जो फोकस है आजकल वो मल्टीविटामिन्स की तरफ बहुत ज्यादा है कि हम एक टैबलेट खा लें, हम फ्रूट्स की तरफ नहीं आते। वो क्या रीजन फिर आप समझती हैं? बिल्कुल, इसमें अवेयरनेस जो है वो इस चीज की बहुत ज्यादा क्रिएट करने की जरूरत है। यहाँ पे आजकल मल्टीविटामिन्स और इस चीजों का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड बन चुका है, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा यही चीज रिकमेंड करती हूँ कि जो चीज आप कुदरती चीजों से हासिल कर सकते हैं उसके लिए आपको किसी आर्टिफिशियल चीज पर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि पहले अपनी कुदरत की चीज़ों से ही अपने अंदर के मिनरल्स और विटामिन्स को पूरा करें। अगर स्टिल आप में किसी किस्म की एब्जॉर्प्शन का मसला आ रहा है या कोई और मसला आ रहा है जिसकी वजह से आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि पुअर फूड कॉम्बिनेशंस की वजह से भी चीज़ एब्जॉर्ब ना हो रही है। यानी कि बहुत सारी फीमेल्स में आप देखते हैं आयरन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है। हो सकता है कि वो आयरन के साथ साथ किसी और ऐसी विटामिन डी या कैल्शियम का इस्तेमाल कर रही हो जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन ना होने दे रहा हो। आम जुबान में कही जाए तो अंडे के साथ आप दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुअर फूड कॉम्बिनेशंस की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं, इसलिए मिनरल्स और विटामिन्स का इस्तेमाल तब करें जब आपकी फ्रूट्स के थ्रू जो है वो कमी पूरी ना हो रही हो, क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी इतना कंटेंट मौजूद है। ठीक है, अच्छा, कॉम्बिनेशन की जहां बात करी है इस हवाले से तो अवेयरनेस मेरा ख्याल है ना होने के बराबर ही है हम सब में। उसके बाद क्योंकि जिस तरह से आपने अंडे का और दूध का बताया तो हमारा तो नाश्ता ही इन्हीं चीजों से शुरू होता है। पराठा है, अंडा है, दूध है, तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं जिनका आपस में शायद कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन एक चीज है जो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन सा ऐसा वक्त है कि जहां पर आपको फ्रूट का इस्तेमाल करना है? स्पेसिफिकली तो अभी हम अनार की अगर बात करें हैं तो क्योंकि बहुत से लोगों की रूटीन है कि रात को फ्रूट खाया और सो गए, या सुबह सवेरे उठे निहार मुंह फ्रूट खाया, तो बेस्ट टाइम कौन सा है अनार खाने का? अच्छा, फ्रूट्स लेने का हमेशा से एक बेस्ट टाइम जो रहता है वो आपके पास एक मिड मॉर्निंग स्नैक जिसे हम कहते हैं जो कि 11 से 12 बजे के करीब होता है। जो आप नाश्ते के बाद बिल्कुल इस टाइम पे जो 11 से 12 बजे के करीब हल्की सी भूख लग रही होती है, जो कि ना लंच के करीब होती है ना नाश्ते के करीब होती है, उसमें कहा जाता है कि आप फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करें। किसी भी किस्म की फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर लें या रो फ्रूट्स को फ्रूट्स की फॉर्म में खाएं। जैसे अनार है, अनार का आजकल मौसम है, तो आप बिल्कुल 40 से 50 ग्राम या 70 ग्राम तक अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अनार को लें और आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा टाइम है 4 से 5 बजे के करीब, इवनिंग स्नैक्स में भी आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि सारी चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो वो ठीक रहेगा। अगर आप डिनर में फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी, भूख भी आपको ज़्यादा लग रही होगी, अल्टीमेटली आप फिर रात 12-1 बजे जाके खाना भी कंज्यूम करेंगे, इसकी वजह से वेट गेन का खतरा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, खूबसूरती के हवाले से भी कहा जाता है कि जो खवातीन हैं उनकी खूबसूरती को एनहांस करने में, या मर्दों की भी अगर बात कर लें, लेकिन खवातीन के लिए जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी कोई रोल अदा करता है अनार? बिल्कुल, जैसे हमने अभी बात की कि इसके अंदर विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मौजूद होता है। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो विटामिन सी जरूर रिकमेंड करते हैं। वो आपको किसी ना किसी किस्म का सीरम जरूर दे रहे होते हैं कि आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें। अनार के अंदर हमारे पास 40% हमारी डेली रिक्वायरमेंट में जितना हमें विटामिन सी चाहिए होता है वो हमें अनार से मिल रहा होता है। सो अनार क्या करेगा, वो विटामिन सी जब हम उसको ले लेंगे तो हमारी स्किन को ग्लो करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मौजूद होता है जो हमारी आईज की सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको जो ब्लेमिशेस और इस तरह का खतरा रहता है वो इससे बचाएगी, और क्योंकि विटामिन सी ओवरऑल आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली अनार का इस्तेमाल करेंगे तो 40% तो आपको यहीं से मिल जाएगा। तो आपको किसी विटामिन या किसी सीरम की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हासिल कर सकते। ठीक है, और जिस तरह से अनार की भी मुख्तलिफ इकसाम है, कंधारी अनार है, फिर एक सफेद अनार है, और एक अनार वो है जो कि बीज के बगैर है, तीनों के क्या डिफरेंट फायदे हैं? तीनों को अगर हम एक्सप्लेन करें।
अच्छा, इसमें क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरली इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स जो हैं वो आ चुकी हैं, इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क आ रहा होता है वो टेस्ट का आ रहा होता है और इसके साथ साथ जैसे आपने बात की कि प्राइस का फ़र्क आ रहा होता है। आजकल इकोनॉमी के लिहाज से बात करें तो थोड़ा सा प्राइस का फ़र्क रह जाता है, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट्स करें तो सारे अनार के अपने अपने फ़वायद होते हैं, वो उसी तरह से आपको डील कर रहे होते हैं जिस क्वान्टिटी में आप ले रहे होते हैं, जिस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन तीनों अनार में से बहुत ज़्यादा लोग सफ़ेद दानों वाले अनार का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल होता है और थोड़ा सा इकोनॉमी के लिहाज से भी कहा जाता है, ठीक है, और वो थोड़ा इकोनॉमी के लिहाज से भी आपको सेटलमेंट रहता है। लेकिन कंधारी अनार जिसकी आप बात करें वो थोड़ा सा सोर होता है टेस्ट में और थोड़ा रेडिश किस्म का होता है। ऑब्वियसली सोर है लेकिन उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको इम्यूनिटी से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपको हार्ट हेल्थ, आपकी जो दिल की बीमारियां होती हैं डिफरेंट किस्म, क्योंकि मैंने बात की इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं तो आपको दिल की बीमारियों से बचा रहा होता है। फिर वो लोग जिनको वेट गेन का मसला रहता है, वजन बढ़ता रहता है, तो अनार के अंदर आपके पास फैट बर्निंग की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जिसकी वजह से आपका वजन जो है वो कम रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल। अच्छा, ये तो पूछ लिया कि किस किस को अनार खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए अनार, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको लेकर चल रहे हैं। कंधारी है वो गला खराब कर देता है तो ये कहा जाता है कि फिर उसको फिर किस तरह से खाया जाए? इसको फिर आप किसी तरह से मॉडिफाई करके खा सकते हैं, इस तरह से नहीं है कि आप इसको कंज्यूम करना ही छोड़ दें, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी सॉर्डनेस में भी उसका टेस्ट है। आप कोशिश करें कि अगर आपको बहुत सॉल्ट लग रहा है तो आप उसमें हल्की सी चीनी और हल्का सा नमक को मिक्स करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने जो सैलेड इस्तेमाल करें सब्ज पत्तों वाला, आप उसके अंदर ऊपर स्प्रिंकल करके उसकी क्वांटिटी ले सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट चीजों के साथ मिक्स हो जाएगी। अगर आप फ्रूट सलाद इस्तेमाल करें तो उसमें आप 30 से 40 ग्राम अपना अनार का पोर्शन डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग जौ का दलिया बहुत शौक से खा रहे होते हैं, आप उसके अंदर अपनी अनार की क्वांटिटी जो है वो डालकर उसको खा सकते हैं। स्मूदीज का बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि फ्रूट को जो है फ्रूट की फॉर्म में ही खाएं, जूसेस या इस तरह से ना जाएं, क्योंकि जैसे हमने बात की कि विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मौजूद है, तो जब आप ब्लेंड करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसको स्प्रिंकल करके किसी चीज के साथ मिलाकर खाएं बजाय इसके कि आप इसकी स्मूदीज या जूसेस वगैरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाइयत हमाला खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।